दोस्तों, नव्या की स्टोरी के 21वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज शाम को मेहंदी और संगीत की रस्म होनी थी। अभिनव कुछ खास काम तो था नहीं, लेकिन गांव में अब उसे बहुत मजा आने लगा था। कुछ ही दिनों में उसे गांव ने अपनापन लगा था और कि उसका घर जाने का मन भी नहीं हो रहा था। उसने शिवा को फोन लगाया और कहा, और कल आ रहे हो ना? हाँ भाई, और मैंने तो आज ही अपने लिए कपड़े भी खरीदे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घोड़ी तो तुम ही चढ़ोगे ना। मेरा भी टाइम आएगा, मैं आपको अपनी शादी में इनवाइट नहीं करूंगा। ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। और तुम्हारी जहरीली शायरी सुनकर सारिका मर तो नहीं गई? शुभ शुभ बोलो भैया, अभी मुझे 10-12 बच्चों का बाप बनना है। अभिनव की हंसी काबू में नहीं थी, वो जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा सुनो, कहिए, मेरा एक काम कर दोगे? कहिए। कल आते टाइम बार में से 2 बोतल विस्की की डाल लाना आइस बकेट में। मुझे क्या मिलेगा बदले में? कान के नीचे घुमा कर मिलेगा, अगर ना लाए तो। यार, कभी तो मेरे फायदे की भी बात कर लिया करो। बोलो क्या चाहिए? पहला तो सैलरी में 20% रेज, क्योंकि मुझे कंपनी में काम करते पूरे 10 दिन होने वाले हैं। दूसरा, आप सारिका से मेरी तारीफें करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं कितना काबिल हूं। तू रहने दे, मैं डैड को बोल दूंगा, विस्की वो ले आएंगे। तो मुझे कर 10 दिन हुए हैं काम करते और इन्हें 20% का रेट चाहिए। शक्ल देखिए अपनी आईने में। अभिनव ने कहा, अरे अरे मेरे प्यारे भैया, नाराज क्यों होते हैं? अच्छा ठीक है, सैलरी वाला पॉइंट हटाते हैं, सारिका से तारीफ तो कर सकते हैं ना, प्लीज मेरे प्यारे भैया। चल ठीक है। अच्छा सुन, एक बोतल वोडका भी डाल लाना। अपने ससुर से क्यों नहीं कहते कि गांव में एक बार बनवा दे आपके लिए? शिवा ने कहा, पंडित जी हैं यार, खुद ही तलाक न करवा दे मेरा और नव्या का। अगर वो मुझसे दूर हो गई तो मैं मर जाऊंगा, मेरी पंडिताइन को मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। अभिनव ने जैसे ही शिवा का फोन रखा, उसके फोन पर सारिका का कॉल आने लगा। अभिनव ने थोड़ी ही देर में देखा कि फोन काट दिया। घर में साज सजावट की तैयारी की जा रही थी। कल बारात आने वाली। पूरा घर फूलों की लड़ियों और बिजली वाली झालरों से जगमगा रहा था। घर के हर कमरे में दरवाजे पर आम की पत्तियों पर बने वंदनवार लटकाए जा रहे थे। नव्या अब उसकी माँ और चाची मानवी के कपड़े और गहने सूटकेस में पैक कर रही थी। मानवी को सुबह ही मेहंदी लगाई जानी थी। नव्या आज सुबह कुछ ज्यादा व्यस्त थी, इतना ज्यादा कि दोपहर तक होने तक आई, लेकिन वह अभी तक अपने कमरे में एक बार भी नहीं आई थी। अभिनव बार बार बाहर कर झांक रहा था कि नव्या किसी न किसी काम में लगी ही दिखाई देती। अभिनव ने अंदर धैर्य की जितनी कमी थी, गुस्सा उतना ही कूट कूट कर भरा था। नव्या आज एक बार भी उसे कॉफी पूछने तक नहीं आई थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। शायद दामाद ससुराल में ज्यादा दिन रुक जाए तो ऐसा होने ही लगता है। जबकि नव्या के काम के व्यस्त होने के कारण स्वाति जी सुबह से ही 4-5 चक्कर लगाकर दामाद जी से कुशल क्षेम पूछ कर चली गई थी। अभिनव ने एक बार फिर बाहर झांका। नव्या चौके से निकलकर उसी की तरफ आ रही थी। हाथ में कॉफी का कप लिए उसकी तरफ आ ही रही थी। यह देखकर अभिनव बाबू ने मुंह फुलाकर कपड़े ट्रॉली बैग में पैक करना शुरू कर दिए। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? कहे, अब तो बिजली की भी दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया? घर। अभिनव ने बिना उसकी तरफ देखे गुस्से में मुंह लटकाए कपड़े ठूंस रहा था और जैसे ही मुड़ा, नव्या ने पूरा बैग पलट दिया। बताइए ना, चाहिए क्या आपको? अच्छा कॉफी पी लीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा, नव्या ने कहा। अभिनव को तो यही चाहिए था। नव्या की अटेंशन के बिना 1 मिनट भी नहीं कटता था उसका। और अब जब मन चाह रहा था तो अभिनव को और नखरे दिखाने में मजा आ रहा था। मेरा बैग क्यों पलटा? मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी को मेरे यहां होने से फर्क पड़ता है। अरे मेरे भोलेनाथ, गुस्सा तो आपकी नाक पर बैठा रहता है। किसने कहा कि आपको यहाँ होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता? आपको पता है, हमारी इज्जत बढ़ गई आपके यहाँ आने से। यह कहकर नव्या पीछे से अभिनव के सीने में बाहें लपेटे खड़ी हो गई। और कहीं नहीं जाने देंगे हम आपको। आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे, शादी तो हमारे बिना भी हो जाएगी। यह सुनकर अभिनव मुस्कुरा रहा था। उसे गुस्से में बेवजह होना था, फिर नव्या ही उसको मनाने आई, ये भी उसको चाहिए था। नव्या भी इतने दिनों में खूब माहिर हो गई थी उसके नखरे उठाने में। दोपहर के 12 बज रहे थे और तुम एक बार भी कमरे में झांकने भी नहीं आई, अभिनव ने कहा। अरे आज शाम को मेहंदी लगेगी ना, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं तो रात को कुछ काम नहीं होगा। और कल बारात आनी है तो समझिए जरा, अभी काम न निपटाएंगे तो कैसे हो पाएगा, नव्या ने कहा। अभिनव उसकी बात को समझ रहा था, लेकिन अब भी बच्चों की तरह रूठ कर बैठा हुआ था। उसका मन नहीं था कि नव्या उसके पास से उठकर जाए, लेकिन जैसे तैसे उसने समझा बुझा कर नव्या उसे देवा के हवाले कर गई। ए देवा, इन्हें खेत खलिहान घुमा दो तब तक,
खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। नव्या कहकर बाहर चली गई। क्या क्या बोला तुमने? फिर से बोलो जरा, अभिनव ने उसे आंखों से दिखाते हुए कहा। मैंने कहा दया पूरे दिन चक्की पर बैठा हिंदी फिल्में देखा करता है। आप जरा इसके साथ घूम फिर आइए और लगे हाथ इसे काम की 4 बातें सिखा दीजिए। नव्या ने अभिनव की तरफ पीट करके जीभ दांतों में दबा ली और अभिनव बाबू फिर चल दिए अपने मुंह लगे साले साहब के साथ। दोनों खेतों की मेड़ों पर गुजर रहे थे। देवा उसे फसलों और खेती के बारे में समझा रहा था, जैसे अभिनव को खेती ही करनी हो भविष्य में। तब तक उसकी नजर अभिनव की रिस्ट वॉच पर पड़ी। हे जीजा, ऐसी घड़ी काहे पहनते हो जो टाइम ही नहीं बताती? अभिनव स्मार्ट वॉच पहने हुए था। अभिनव को साइड के बटन क्लिक करके उसे टाइम दिखा दिया। अच्छा, लुप्त वाली घड़ी है। हमारे यहाँ होली मेले में बिकती है ऐसी घड़ी। बच्चे लोग खूब खरीदते हैं। उसकी 1 लाख की घड़ी की सस्ती बेइज्जती हुई थी। उसके बाद उसका दिल कर रहा था कि वो घड़ी उतार कर गंगा में बहा दे या देवा को ही विसर्जित कर दे। फिर उसने देवा को बताना शुरू किया कि मेले की लुप्त वाली घड़ी नहीं, मैं चाहूं तो बिना फोन उठाए इस घड़ी से अपने कॉल अटेंड कर सकता हूं। इसके अलावा सब बताती है, जैसे तुम्हारे आसपास का तापमान कितना है, अभी तुमने कितने कदम चलकर आए हो। यह घड़ी तुम्हारी नब्ज भी नाप लेती है। नब्ज? वो कैसे? अभिनव ने बैंड उतार कर उसके हाथों में बांध दिया और स्वाइप किया। वॉच ने तुरंत उसका पल्स रेट काउंट करके बता दिया। देवा की आंखें फटी की फटी रह गई। पहली बार उसने टच स्क्रीन वाली घड़ी देखी थी। जीजा ये तो बहुत बढ़िया है, हम कल शहर से लेकर आएंगे। कितने की मिलेगी? 1 लाख। बेचारा देवा उसका चेहरा देख रहा था और इतने पैसे साल भर में मुश्किल से नहीं बचा पाएगा। अभिनव ने उसका चेहरा पढ़ लिया और उसने बात बदलते हुए देवा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा तुम हमें ये बताओ, कल जो वो लड़के फैक्ट्री वाली जमीन के पास मिले थे वो कौन थे? अभिनव ने पूछा। वो जो काले चश्मे वाला था जिसे तुम सबसे पहले धर लिए थे, वो यहाँ के एक जमींदार का लड़का है। नाम है लक्ष्य ठाकुर के नाम से जानते हैं, और 1 नंबर का हरामी। जमींदार साहब के बेचारे पुत्र प्रेम से धृतराष्ट्र हुए जा रहे हैं। ह्यूज धृतराष्ट्र, वो भी इसी गांव से बिलोंग करते हैं? अभिनव ने पूछा। अरे धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता है। खैर अभिनव को लगा दुर्योधन भी पंडित जी के परिचितों में से कोई एक होगा। उसने ऐसे ही सर हिलाया जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया था। नव्या के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहे थे वो? अभिनव ने पूछा। नव्या को तो तब से परेशान कर रहा है जब से वो कॉलेज जाती थी। एक दिन बोला ब्याह कर लो नहीं तो सरे बाजार उठवा लेंगे। नव्या ने झापड़ धर दिया तो और बात बिगड़ गई। पंडित जी डर गए। सीधे आदमी मार काट में विश्वास नहीं करते। नव्या को लेकर डर और बढ़ गया तो कॉलेज बंद करवा दिया। बेटिया की जात कोई ऊंच नीच ना हो जाए तो क्या मुंह दिखाते? अरे पागल हो क्या तुम लोग? कंप्लेन क्यों नहीं की पुलिस में? और ऐसे कैसे किसी को उठवा लेगा? बाप का राज समझा है क्या? अभिनव ने गुस्से में कहा। मुखिया जी कंप्लेन करा ही देते, लेकिन जमींदार साहब घर आकर हाथ पैर जोड़ गए। वो भी नव्या का हाथ मांग गए थे बब्बन के लिए, लेकिन पर लक्षण देखकर पंडित जी ने भी हाथ जोड़ लिए। बोल दिया ब्राह्मण और ठाकुरों में कैसे ब्याह थे, बोलकर पीछा छुड़वा लिया। जमींदार जी बहुत अच्छे आदमी है, पर लड़का के आगे हार जाते हैं। अब आप ही बताइए, इतनी सगी बेटिया को अपनी बहन के घर भेज दिए ताकि लक्ष्य की हरकतों के कारण उसकी जिंदगी न बर्बाद हो। क्या ऐसे भी बाप होते हैं? और क्या जीजा, हर बार लड़के को बचा ले जाते हैं, कभी पैसा देकर, कभी मुखिया जी जैसा कोई हुआ तो हाथ पैर जोड़कर। उस कमीने बब्बन को तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे ठाकुर साहब से मिलना है, एक बार मिलवाओगे? हाँ बिल्कुल, जब लक्ष्य घर पर नहीं होगा तब। हाँ ठीक है, फिर घर चलते हैं अभी। दोनों लौटकर घर आ गई। दरवाजे और मानवी आधे हाथों में मेहंदी लगवाए खिलखिलाती हुई दौड़कर अभिनव के पास आ गई। बधाई हो जीजा, तुम्हारा तो प्रमोशन हो गया, पापा बनने वाले हो तुम। अब बताओ जल्दी गुड्डा आएगा कि गुड़िया? यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। उसे पूरी दुनिया घूमती नजर आ रही थी। क्या नव्या सच में प्रेग्नेंट है या नव्या अभिनव के बीच में मां बनने वाली है? क्या होगा अब अभिनव की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। क्या नव्या के पेट में अभिनव का बच्चा है या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, नव्या की कहानी के 22वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। घर में हल्ला मचा हुआ था। नव्या चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। उसके मां ने उसे कमरे में लिटाया था। नव्या को बेहोश में देखकर अभिनव घबरा गया। वो दौड़कर कमरे में पहुंचा और नव्या के पास बैठकर उसका सर सहलाने लगा। क्या हो गया इसे? उसने घबराते हुए पूछा। अभिनव थोड़ा परेशान हो गया था। नव्या की माँ, चाची, मानवी खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी, मानो नजरों से अभिनव को कुछ समझाना चाहती हूँ। अभिनव ने उनकी हरकतों से चिढ़ हो रही थी। उसे तो पता था कि जैसा वो समझ रही ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिनव को उन पर ऊपर से और भी गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने बहुत कंट्रोल करके नव्या की माँ से पूछा, सुबह नाश्ते में क्या खाया था इसने?
पता नहीं भैया, आज काम इतना था हम देखे भी नहीं। तब तक मानवी बोल पड़ी, शायद आज कुछ नहीं खाया। नाश्ता बनाया था तो उसे समय नव्या गाय को चारा डाल रही थी। उस टाइम में हमने कुछ भी खाते हुए से देखा नहीं। अभिनव का गुस्सा फिर कंट्रोल से बाहर था, लेकिन जैसे तैसे वो मुट्ठियां बीचे गुस्से में काबू किए हुए था। उसे समय पर अभिनव ने देवर देखकर सबको हंसी भी आ रही थी। मम्मा, ऐसा जरूरी थोड़े है ना कि वो प्रेग्नेंट है, तभी बेहोश हो गई। बॉडी देखिए इसकी, वैसे भी इतनी दुबली पतली है, ऊपर से पूरा दिन पैर पर दौड़ती रहती है। उस पर से सही खाना भी नहीं खाएगा तो चक्कर ही आएगा ना। वो गर्मी भी इतनी है तो हो सकता है डिहाइड्रेशन हो गया है। ये कहकर अभिनव ने झट से कूलर ऑन कर दिया। मानवी को नींबू पानी लाने के लिए बोला। वो नव्या की हथेलियों को और पैरों को, तलवों को जोर जोर से रगड़ रहा था। नव्या के चाची नव्या की माँ के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली, बस इतना सा प्यार और देखभाल करने वाला पति ही मानवी को मिला हो तो हमारी बिटिया के भाग खुल जाएं। यह सब सुनकर नव्या की माँ अपनी लाडली की किस्मत पर इतरा गई। वहां पर खड़ी औरतों की बातों को सुनकर अभिनव के हाथ रुक गए, आंखें लाल हो गई और आंखों में पानी तैरने लगा। प्यार और देखभाल, आज से पहले कब मैंने नव्या के बारे में, उसकी तकलीफों के बारे में कुछ भी सोचा। कैसी लड़की है, अपनी माँ को भी कभी मेरे व्यवहार के बारे में नहीं बताया। यह भी नहीं बताया कि इसके और मेरे बीच में कभी पति पत्नी वाला रिश्ता भी नहीं रहा। मुझे अपने परिवार के सामने हमेशा अच्छा दिखाने की ही कोशिश की, और जो कुछ मैंने इसके साथ किया, मैं उसकी भरपाई कैसे करूंगा? कैसे इसकी माँ को यकीन दिलाऊं कि आज के बाद सच में मेरी वजह से आपकी बेटिया को कोई तकलीफ नहीं होगी? क्या करूं? नव्या, मुझसे बात करो प्लीज। ये सब कहते हुए अभिनव की आंखों में धुंधलापन सा छा गया। उसे खुद नहीं पता चला कि उसकी आंखों से आंसू का कटरा बह गया था, और आज पहली बार अभिनव को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नव्या के घर वालों को कैसे फेस करे, और क्या रहेगा उन्हें कि जिन्होंने एक विश्वास पर अपनी बेटी का हाथ उनके हाथों में रख दिया, वह उसको खुश भी नहीं रख पाया, उनकी उम्मीदों पर खरा भी नहीं उतर सका। अभिनव यह सब कुछ सोचते हुए नव्या को सर सहला रहा था। थोड़ी देर में उसकी हथेलियां सहलाते सहलाते नव्या को होश आने लगा। अभिनव उसका सर बहुत प्यार से अपनी गोद में रखकर सहला रहा था, और नव्या को होश में आते ही वो जोर से चिल्लाई, अरे अम्मा, दूध ओटने को रखा था चूल्हे पर, कहीं लग न जाए कढ़ाई में। यह कहकर नव्या बिस्तर से कूद कर रसोई में भागने लगी कि अभिनव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बैठो यहाँ चुपचाप, जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम कहीं नहीं जाओगी, अभिनव ने कहा। उसे होश आते हुए उसकी माँ दौड़कर बिस्तर पर उसके पास बैठ गई और कान में खुसर पुसर करने लगी। उनकी बातें सुनकर नव्या का झुका हुआ चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसे खुद ही अपनी माँ को नए में सर हिलाकर सारी बातें क्लियर कर दी। इतना सब होने के बाद अभिनव ने अपने सर पर जोर से हाथ मारा। उसे अभी चिढ़ हो रही थी, अभी भी जबरदस्ती उसकी कमजोरी को, उसकी प्रेगनेंसी मारकर सेलिब्रेट करने में जुटे थे सब। ऐसे तो ये सच में किसी दिन निपट ही न जाए। मम्मा, खाना भिजवा दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है, अभिनव बोला। हम लाते हैं अभी, नव्या पट से बोली। इससे पहले कि वो उठती, नव्या ने हाथ को पकड़कर जोरों से छिटका। बेचारी वापस बेड पर आ गिरी। मानवी थोड़ी ही देर में नींबू पानी का गिलास और खाना रखकर चली गई। क्या खाया था आज सुबह तुमने? वो बस खाना खाने ही जा रही थी, मतलब कुछ खाया नहीं था सुबह से। अभिनव ने तुरंत उसे नींबू पानी पीने को दिया। नव्या को अब बेहतर महसूस हो रहा था। फिर उसने बहुत प्यार से नव्या को अपने हाथों में एक एक कर कोर बनाकर खाना खिलाया। खाना खाता ही नव्या फिर से बिस्तर से कूद गई। आप खाना खाओ, मैं बस अभी आई। वो दरवाजे तक पहुंची ही थी, अभिनव ने गुस्से में खाने के बर्तन उठाकर जोर से जमीन पर फेंक दिया। उसकी त्योरियां फिर से चढ़ गई। नव्या जिन कदमों के दरवाजे तक गई थी, बैग गियर डालकर उन्हीं कदमों से खिसकते खिसकते बिना मुड़े बिस्तर तक आई और लेटकर सर तक चादर ओढ़ ली, ताकि उसे और अभिनव का गुस्सा का शिकार न होना पड़े। अभिनव मुस्कुरा दिया। उसने उतरकर जमीन पर बिखरे बर्तन उठाए, बाहर हैंडपंप के पास रखाया और फिर अंदर आया। उतनी ही देर में नव्या सो गई थी। अभिनव ने उसके सर पर चादर हटाई और उसके माथे को चूम लिया, और उसके हाथों की उंगलियों भी। कितना सारा प्यार उड़ेल दिया था आज उसने पल भर में ही। ए सुनो, लेकिन तुम तो सो गई हो, सुनोगी कैसे? आज घर के दरवाजे पर आए ही तक ये मानवी ने बताया कि मैं पापा बनने वाला हूँ। मुझे एक मिनट के लिए डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नशे में मुझसे, लेकिन सच कह रहा हूँ, मैं कितने भी नशे में हूँ, इतना होश रहता है कि मुझे मैं क्या कर रहा हूँ। और वैसे भी ये तो कल की ही बात ही थी ना, इतनी जल्दी रिजल्ट थोड़ी आ जाता है। मैं वेट करूंगा उस दिन का जब तुम खुद अपने मुंह से मुझे गुड न्यूज दोगी। मैं पागल हो जाऊंगा, तुम्हारे भोले बाबा की कसम।
उसने एक बार फिर से नव्या का हाथ चूम लिया और उसके गालों को खींच लिया। शाम के 6 बजने वाले थे। नव्या काफी गहरी नींद में थी। अभिनव ने उसे बिल्कुल नहीं जगाया। सुबह 4:30 बजे उठी थी और पूरे दिन लगी रही। रात में भी 11-12 बजे से पहले कभी नहीं सोना था। नींद कैसे पूरी होगी? लेकिन खुद अभिनव बाबू सज धज कर बैठ गए थे। ऑलिव ग्रीन शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में उसने धीरे से नव्या के करीब आकर नव्या का माथा सहलाया और बहुत प्यार से उसके कान में बोला, मेहंदी नहीं लगवाओगी? नव्या ने जोर से अंगड़ाई ली और आंखें मूंद कर मुस्कुरा दी। जब उसने आंखें खोली, सामने अभिनव का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। नव्या उसके गले में बाहें डालकर झूल गई। उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ और कोई सुंदर सी साड़ी पहनकर जल्दी से बाहर आ जाओ। नव्या कसमसाती हुई उठी और हाथ मुंह धोकर फटाफट तैयार हो गई। गांव के 56 लड़कियां सबको मेहंदी लगा रही थी और साथ ही ढोलक मंजीरे के साथ बन्ना बन्नी गाया जा रहा था। गांव की कुछ औरतें चेहरे पर नाक तक घूंघट काट कर नाच रही थी। अभिनव ने घूंघट का लॉजिक जरा समझ नहीं आ रहा था। नव्या नई नई ब्याह कर घर आई थी तब पूरे चेहरे पर घूंघट करती थी। एक दिन रक्षित को चाय देने गई और साड़ी दरवाजे के हैंडल में फंस गई और घूंघट बचाने के चक्कर में चाय खुद पर ही उड़ेल ली। उस दिन से घर में उसके घूंघट निकालने पर भी पाबंदी लग गई, लेकिन फिर भी राघव और आरती के सामने वो सर पर पल्ला जरूर रखती थी। मानवी ने अभिनव से भी मेहंदी लगवाने की जिद पकड़ ली। अभिनव को अभी 2-3 दिन बाद से ऑफिस जाना होगा, तो कहा मेहंदी वहंदी अच्छी नहीं लगेगी। और लेकिन मानवी ने बहुत कहने पर अभिनव ने खुद ही मेहंदी का कोन लेकर अपनी हथेली पर छोटा सा आर लिख लिया। सारी लड़कियां उसे छेड़ने लगी। पूरा सिम्मी लिख लिए ना जीजा जी? अरे नहीं, ऑफिस जाना होता है, ज्यादा नहीं। अभिनव ने कहा। अच्छा तो एक दिल तो बनवा लीजिए जीजा जी, सिमी को अपने दिल में कैद कर लो। मानवी ने मेहंदी का कोन खींचकर आर को दिल में कैद कर लिया और एरो बनाकर दिल काट दिया। अभिनव लगातार मना भी कर रहा था, लेकिन तब तक सालियों ने कांड कर दिया था। नव्या भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हुई सबकी बातें सुन रही थी। अभिनव ने धीरे से अपना हाथ उसे दिखाया, वो मुस्कुरा दी। नव्या के रूम में फोन की घंटी सुनाई पड़ रही थी। उसने अभिनव की तरफ देखा, जो मानवी से बतियाने में बिजी था, तो नव्या दौड़कर कमरे में चली गई। उसने देखा अभिनव का फोन बज रहा था, जिस पर सारिका का नाम फ्लैश हो रहा था। नव्या ने घड़ी की तरफ देखा, 9 बज रहे थे। ऑफिस तो 6 बजे बंद हो जाता है, इन्हें अभी से चैन नहीं। उसने फोन पड़ा रहने दिया और चली गई वापस मेहंदी लगवाने। थोड़ी देर हंसने के बाद अभिनव रूम में आया, तो जब उसने फोन देखा तो उसमें 23 मिस कॉल सारिका की आई हुई थी। बहुत देर तक कुछ सोचता रहा, फिर सारिका को कॉल बैक किया। हाँ, पूरी तसल्ली से बताओ क्या हुआ? सर बस यही कि मेरा रेजिग्नेशन साइन कर दीजिए। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं, उसके लिए तुम्हें कोई अच्छा सा रीजन देना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करूंगा। रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। सारिका की आवाज में अजीब सी उदासी थी। करीब 2 घंटे बाद मेहंदी लगवा कर नव्या रूम में आई। वो अभिनव से अपनी मेहंदी में बना हुआ अपना नाम ढूंढवाना चाहती थी। अभिनव उसकी तरफ पीठ किए फोन पर लगा था और वो फोन पर ही कह रहा था, सारिका, सारिका मेरी बात तो सुनो। अरे देखो, रोने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाएगी। सारिका, मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? बोलो सारिका, तुम ऐसे करोगी तो मुझे तकलीफ होगी। रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अभिनव बार बार बालों की उंगलियां फिरा रहा था। लाइट की रोशनी में चमचमाता उसकी हथेलियों पर लिखा हुआ आर नव्या के सीने में चुभ सा गया। क्या नव्या और अभिनव के बीच में बढ़ जाएगी दूरियां? क्या ये सारिका वाली बात को लेकर नव्या कुछ और ही समझ लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।